प्रशासन के जो सिद्धांत है उसके अंदर पढ़ेंगे नियंत्रण का सिद्धांत और प्रत्यायोजन का सिद्धांत। बाकी सभी मैंने आरबीएससी की बुक से ही पढ़ा है और आज भी इस बुक से और थोड़ी सी स्पष्ट भाषा से आपको बताऊंगी। ये मैंने आरबीएससी से नोट्स बनाए थे, आपको मैं बता दूं, और यहाँ से इनको मिलान भी किया तो सेम है, और इसमें आरबीएससी में इससे भी ज़्यादा था। तो मैंने देखा कि इस बुक को लाया था मैंने और इस बुक को भी मिलाया है, लेकिन इसमें ज़्यादा है, आरबीएससी में बुक में इतना नहीं है, क्योंकि वहाँ परिभाषा है तो बुक के अंदर इन परिभाषाएं नहीं दी हुई हैं, तो उसको भी देखना पड़ेगा। नियंत्रण का क्षेत्र और प्रत्यायोजन का क्षेत्र। नियंत्रण का क्षेत्र क्या है कि इसके अन्य नाम दिए हुए हैं, नियंत्रण सीमा विस्तार की सीमा विस्तार का क्षेत्र। अन्य परिभाषा स्पैम कंट्रोल। नियंत्रण का विस्तार जो है उन अधीनस्थ कर्मचारी की संख्या है जिन पर उच्च अधिकारी कारीगर और दंग से नियंत्रण रख सकता है, यानी कि इन पर नियंत्रण रखने का जो कार्य होता है वो उच्च। आप आरपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग में देखोगे तो आप एक अध्यक्ष होता है और अन्य सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है, उनके नियंत्रण में अन्य सदस्य कार्य करते हैं। उसी तरह से ये भी क्या है, नियंत्रण ही तो रखेंगे। जो लोक प्रशासन है, लोक प्रशासन में जो नियंत्रण होता है कर्मचारियों और अधीनस्थ अधिकारियों के बीच में, दिमाग के अनुसार परिभाषाएं, किसी भी संगठन में उसके प्रमुख अधिकारी और उसके मुख्य अधिकारियों के बीच में सीधे और नियमित संचार संपर्क को नियंत्रण कहते हैं। एक दूसरे के जो कार्य होते हैं ना, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे कि जो विज्ञप्ति निकाली है, अभी एग्जाम कब करवाना है, एग्जाम डेट, एग्जाम सेंटर, एग्जाम सिटी वगैरह होते हैं, तो वो अध्यक्ष तो सिर्फ घोषणा या विज्ञप्ति वगैरह कुछ करते। विज्ञप्ति तो वैसे ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है या आरपीएससी वगैरह निकालती है, उनके सदस्य उन सबका कार्य निर्धारित करते हैं अन्य सदस्यों के सहयोग से। वो जो परीक्षा का पूरा समापन करना होता है। प्रोफेसर जियाउद्दीन खान के अनुसार वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने तत्व भी बताए हैं, आगे मैं बताऊंगी। इनकी सीमा और उनके इकाइयों की संख्या जिसका संचालन उच्चाधिकारी स्वयं करता है। नियंत्रण की विशेषताएं कौन कौन सी है, तो यह पद सौंपन आदेश की एकता से भी जुड़ा है। आदेश देने, पालन करने, औपचारिक सीमाओं से संबंधित यह औपचारिक अनौपचारिक तत्वों को परिभाषित करता है। इसका संबंध कार्य की गुणवत्ता से सीधा संबंध है। नियंत्रण का अधीनस्थों की संख्या पर कार्य करता है, लेकिन संख्या के बारे में एक मत नहीं है। एक समय में एक साथ कितने अधीनस्थों पर अच्छा नियंत्रण रख सकता है, यानी कि आप एक कर्मचारी अधिकारी वर्ग हो, यानी कि एक अधिकारी वर्ग कितने अधीनस्थ कर्मचारियों को, जो उसके निचले लेवल के कर्मचारी, उस पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। तो ये संख्या के निर्धारण में एनसीआर आरबीएससी में दिया हुआ है। हैमिल्टन के अनुसार 3 से 4 सदस्यों पर नियंत्रण रखने से अच्छा नियंत्रण होता है। इतने ही अधीनस्थ अधिकारी उनके निचले लेवल पे उनके नियंत्रण में क्षेत्र में हो। फेल ने कहा 5 से 6 होने से, ग्रेकुनाज ने 5 से 6 बताए, या 4 से 6 तक किसने बताई, गुलिक ने। ग्रेकुनाज के अनुसार बताया, पी देवराज ने बताया 8 से 10, रामास्वामी शेखरन ने 12 बताई कि इतने ही अधीनस्थ अधिकारी होने चाहिए जो उच्च अधिकारी है, जो अध्यक्ष होता है उसके अंडर में। उर्वी के अनुसार नियंत्रण की व्याख्या ये है, उत्तरदायित्व की मात्रा से जोड़कर करते हैं। उच्च उत्तरदायित्व उसके क्षेत्र को कम और निम्न उत्तरदायित्व नियंत्रण के क्षेत्र को विस्तृत बनाता है, यानी कि आपके पास ज़्यादातर काम होगा तो आपका नियंत्रण का क्षेत्र क्या होगा, कम हो जाएगा। और निम्न उत्तरदायित्व यानी कम आपके पास कार्य है तो नियंत्रण का क्षेत्र भी विस्तृत बनाती है, जो उत्तरदायित्व के अनुसार बताया इन्होंने। और यहाँ से ये प्रश्न आया था 2025 में, नियंत्रण के क्षेत्र से उर्वी के अनुसार आया था। नहीं, नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, इससे आया था। उर्वी के अनुसार ये बता दिए, उच्च में 4 से 6, मध्य में 6 से 8, निम्न में 8 से 12 तक होने चाहिए। और ये किस लेख में बताया था, उर्वी के नियंत्रण जो आदर्श है ना वो 4 है, ग्रेकुनाज ने 5 बताए थे। ग्रेकुनाज का जो रिलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन या नियंत्रण का तात्पर्य ये बता दिया मैंने अभी आपको। पर्यवेक्षित नियंत्रण निर्देशित करना है, इस बुक के अनुसार बता रही है, वो आरबीएससी के अकॉर्डिंग थे। नियंत्रण के विस्तार क्षेत्र उद्भव ग्रेकुनाज के ध्यान में विस्तार क्षेत्र से हुआ है। ग्रेकुनाज का तो वे था ना, उसका ध्यान क्षेत्र, मैंने कहा इसके नाम क्या था, ध्यान क्षेत्र दिया था इन्होंने। कभी मैं अभी बताऊंगी आपको, बुक से भी मैंने लिखा हुआ है नोट्स में, जो आरबीएससी में सैन्य संगठनों में प्रयुक्त की जाने वाली ग्रेकुनाज का योगदान से प्रबंध के सिद्धांत के रूप में स्थापित हो चुका है। ग्रेकुनाज का जो योगदान है, फ्रांसीसी एम.वी. ग्रेकुनाज प्रबंधकीय सलाहकार और मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने संगठन में कार्यरत उच्च अधीनस्थ अधिकारियों व अधीनस्थों के संबंध में तुलनात्मक विश्लेषण में अध्ययन किया था। किसने किया था, ग्रेकुनाज ने। अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर अपना इनका लेख कौन सा, रिलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये विचार दिए मैंने। रिलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बता दिया है, क्या दिया है कि ग्रेकुनाज जो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का एक सुनिश्चित ध्यान क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में कार्यरत कर्मी को गतिविधियों पर ही उचित व अधिक प्रभावी ढंग से ध्यान केंद्रित कर सकता है। इसका उल्लंघन किया जाएगा नहीं। ग्रेकुनाज के मतानुसार व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक क्षमताएं सीमित होती हैं और
इस शारीरिक सीमित होती हैं। यदि इस ध्यान क्षेत्र का उल्लंघन किया जाएगा तो दायित्व के पालन में समस्या उत्पन्न होगी, परिणाम स्वरूप शक्ति का ह्रास होगा और प्राप्त परिणाम खतरनाक होंगे। यानी कि उसकी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के अनुसार ही उनको कार्य नियंत्रण क्षेत्र रखना चाहिए, ये कह रहे हैं। नियंत्रण की क्षेत्र सीमा के अनुसार नियंत्रण की सीमा रेखा के संबंध में विद्वानों का मत भिन्नता है। सर इयॉन हैमिल्टन ने सीमा में 3 से 4 अधीनस्थों को स्वीकार करते हैं और लॉर्ड हॉल्डेन ग्राहम कलावलास मानते हैं कि एक उच्चाधिकारी से के पास कितने होने चाहिए, वो कितना कर सकता है, यानी कि 10 से 12 अधीनस्थ होने की निचले जो कर्मचारी उस पर नियंत्रण रख सकता है, ये इन्होंने कहा है। लॉर्ड हॉल्डेन ने कहा है। ग्रेकुनाज व हेनरी फेवल के अनुसार संख्या कितनी 5 या 6 हो सकती है, 5 से ही उसके अंडर में होने चाहिए, इसलिए नियंत्रण अच्छा और सुव्यवस्थित होगा, ये कह रहे हैं ग्रेकुनाज और हेनरी फेवल ने। जबकि उर्विक उच्च स्तरों पर 5 से 6, अधीन स्तरों पर 8 से 10 के मध्य नियंत्रण की सीमा रख सकते हैं। यानी कि 5 से 6, 4-5 या 5 से अधिकारी जो होते हैं वो उच्च वर्ग के होने चाहिए, और 10 से 8, 10 से 12 नीचे निम्न अधिकारी के अधीन अधिकारी होने चाहिए, जो तो दोनों के बीच में समन्वय और नियंत्रण आराम से स्थापित किया जा सकता है, ये कह रहे हैं उर्विक। नियंत्रण क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक, ये मैंने कहा गुरलिक के अनुसार नियंत्रण क्षेत्र को निर्धारित तत्वों में कार्य, समय और स्थान है, 3 दिए थे। किसने दिए थे? गुलिक ने। यानी कि 3 मतानुसार नियंत्रण के क्षेत्र को निर्धारित करने वाले जो तत्व हैं वो 3 है। किसने कहा था? गुलिक ने। कौन कौन से? कार्य, समय और स्थान। प्रोफेसर जियाउद्दीन खान ने 4 तत्वों को स्वीकार किया है जो नियंत्रण के क्षेत्र को, विस्तार क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, जैसे व्यक्तित्व पृष्ठभूमि, मानवीय पृष्ठभूमि, प्रविधि पृष्ठभूमि और संज्ञानात्मक पृष्ठभूमि। सामान्य नियंत्रण के विस्तार क्षेत्र में निम्न तत्व प्रभावित करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि नियंत्रण के क्षेत्र को जो प्रभावित करने वाले जो मोस्ट है वो तत्व कौन से हैं? तो कार्य, समय और स्थान। ये प्रश्न आया था 2025 में, जो सितंबर या एग्जाम हुआ था ना, उस समय आया था। तो कार्य, स्थान, कार्य, समय और स्थान याद रखना। व्यक्ति, ये सभी इसको प्रभावित करते हैं। प्रत्यायोजन की मात्रा, विकेंद्रण की, पर्यवेक्षण और अन्य कारक जो होते हैं वो इनको प्रभावित करते हैं। ये ग्रेक विस्तार, नियंत्रण के विस्तार क्षेत्र में जो ग्रेकुनाज का जो फॉर्मूला है, जटिलता को गणितीय सूत्र द्वारा स्पष्ट किया। ग्रेकुनाज माना है कि क्षेत्र में केवल उच्च स्तर और अधीनस्थों के एकल संबंध ही प्रभावित नहीं होते, बल्कि इनके बीच में संबंध भी प्रभावित होते हैं। जो इनके संबंध एक तरफ से होते हैं वो नहीं होते, दोनों तरफ से संबंध प्रभावित होते हैं नियंत्रण से। इसका नियंत्रण अगर आप ज़्यादा करोगे तो गुस्सा हो जाएंगे, और अगर धीमा करोगे तो कार्य में शिथिलता यानी कि विफलता आ जाएगी, विलंबता आ जाएगी, देरी से कार्य करेंगे, तो दोनों तरफ से ही नुकसान होता है। अगर आपका कोई, आपको जैसे कि आपके ऊपर बॉस है, आप ज़्यादातर रोज रोज चिल्लाएगा करेगा, तो आप क्या होगा? नियंत्रण नहीं रख पाएगा। आप भी या तो वहाँ से कार्य छोड़ दोगे, या फिर उनके अंडर में कार्य नहीं करना चाहोगे, या फिर गुस्सा करोगे और देरी से करोगे, कुछ कुछ नुकसान भी करोगे। और आप है जो अपनी जो पेंशन जैसे कि वो होते हैं ना, वेतन वगैरह है आपकी, तो वो मांगोगे करोगे, तो फिर आप भी टेंशन में रहोगे, कभी वो उच्च अधिकारी वो भी टेंशन में रहेगा, यानी कि दोनों के ही संबंध प्रभावित होते हैं, ये कह रहे हैं ग्रेकुनास। अधीन संख्या, गणितीय संख्या ये बताइए, इनके अनुसार मध्य संबंध गुणोत्तर, ये जो संख्या इतना प्रश्न नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। ग्रेकुनाज ने 3 प्रकार के संबंधों का उल्लेख किया। प्रत्यक्ष एकल संबंध, उच्च के अधीनस्थों के साथ संबंध, प्रति संबंध, अधीनस्थों के परस्पर अंतर संबंध, प्रत्यक्ष समूह संबंध, उच्च स्तर के अधीनस्थों के साथ संभावित जो संबंध होते हैं वो, इनका सूत्र भी याद रखना। ये से प्रत्यक्ष एकल समूह संबंध, जो जिसका सूत्र दिया हुआ है n, अधीनस्थों की संख्या सिर्फ। प्रति संबंध, अधीनस्थों के परस्पर अंतर संबंध, n बराबर n-1, ये इसका सूत्र है। सूत्र शायद पूछा जा सकता है, याद रखना। नियंत्रण के क्षेत्र का विस्तार, संगठित लक्ष्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करना, संगठन में बेहतर कार्य निष्पादन को सुनिश्चित करना, संगठन में समन्वय एकरूपता को स्थापित करना। आप नियंत्रण थोड़ा सा कठोर न करके सामान्य करोगे तो समन्वय बना रह जाएगा। आप अगर नियंत्रण ज़्यादा करोगे, हर एक कार्य भी ज़्यादा दोगे, दबाव भी ज़्यादा डालोगे, तो क्या होगा? संबंध स्थापित नहीं होगा। तो महत्व यही है। संगठन में अनुशासन के वातावरण को स्थापित करना, संगठन संरचना के स्तरों को निर्धारित करने में सहायक, यह संगठन साम्राज्य निर्माण की प्रवृत्ति पर अंकुश स्थापित करता है। यह आप देख सकते हो, नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक, परंपरागत कारक, व्यक्तिगत कारक और स्थान, प्लेस, ये बताया मैंने। इन चारों के इंग्लिश नाम याद रखना। अवधि, पीरियड, उद्देश्य अथवा कार्य की प्रकृति क्या है? कार्य की प्रकृति एक ही, उद्देश्य, कार्य, गति, सभी एक को नियंत्रण क्षमता बढ़ जाती है, नहीं तो घट जाती है। यानी कि एक ही उद्देश्य होगा और कार्य गति नियंत्रण आराम से रखा जाएगा। अगर कार्य की प्रकृति है ना, वो एक ही उद्देश्य के साथ करते हैं सभी संगठन के जो सदस्य होते हैं वो। पारिवारिक परिस्थितियाँ, पर्यवेक्षक की तकनीकी, प्रत्यायोजन की सुविधा,
नवीन कारक संचालन का प्रयोग, ये सभी है। ये देखो, ये आरबीएससी के पॉइंट मैंने लिखा था। नियंत्रण के क्षेत्र में ग्रीक कुनाज का विचार, ग्रीक कुनाज ने 1933 में रिलेशनशिप इन ऑर्गेनाइजेशन संघ लेख में नियंत्रण के क्षेत्र को ध्यान का क्षेत्र कहा है। अभी मैंने बताया कि ध्यान का क्षेत्र भी कहा था। इन संबंधों के 3 प्रकार बताए उन्होंने। प्रत्यक्ष इकरे जो डीएसआर, डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप। प्रत्यक्ष समूह संबंध डीजीआर, डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप। त्रियक संबंध सीआर, क्रॉस रिलेशनशिप। ये है ना आरबीएससी की बुक से लिखे हैं, मैंने सारे नोट्स बनाए। और इन्होंने 4 गणितीय सूत्र भी दिए थे। प्रत्यक्ष इकरे संबंधों की संख्या n मैंने बताया था। प्रत्येक समूह संबंधों की संख्या n कोष्टक 2n/2 -1 है। त्रियक संबंधों की संख्या n बराबर n-n है ना। ये भी याद रखना। इसके सूत्र जो 4 गणितीय के सूत्र दिए थे इन्होंने, और 3 संबंध बताए थे रिलेशनशिप। और ये कुल संबंधों की संख्या जो बताई थी, ये मैंने पूरी सारणी, ये पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आपको बताया हुआ ही था। ये प्रत्यायोजन के जो प्रकार हैं, प्रत्यायोजन का सिद्धांत, ये मैंने बुक लाई है जो लोक प्रशासन की, ये प्रत्यायोजन का सिद्धांत। लेकिन मैंने कहा आपको कि एनसीईआरटी आरबीएससी से कोई बाहर नहीं है। तो मेरे ये जो है ना लोक प्रशासन के सिद्धांतों की नवीन सिद्धांत है, उसकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई, वो देख लेना। देखो यहाँ ये प्रत्यायोजन बुक में दिया हो ना लोक प्रशासन का, वहाँ ना तो परिभाषाएं दी हो ना अर्थ दी हो, डायरेक्ट प्रकार से बता दे, समझाना शुरू कर दिया है, कुछ विशेषताएं बता दिया है। तो मैं चाहती हूँ कि आपको आरबीएससी के नोट्स ही पढ़ना चाहिए, प्रश्न यहीं से आएगा। कार्यों का हस्तांतरण और भारापर्पण, ये इसके अन्य नाम है जो प्रत्यायोजन या पर्यायोजन सिद्धांत है। प्रत्यायोजन का अर्थ और परिभाषा है। यह अंग्रेजी शब्द डेलीगेशन हिंदी से रूपांतर है। इसका मूल शब्द डेलीगेयर है, जिसका अर्थ होता है मनोनीत व्यक्ति अथवा दूसरों के विचारों या दृष्टिकोण को व्यक्त करने के लिए अधिकृत व्यक्ति। इस प्रकार प्रत्यायोजन वह क्रिया है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों के लिए दूसरों को अधिकृत कर सकता है। प्रत्यायोजन का अर्थ यही है कि कार्यों का बंटवारा। क्या अर्थ है? कार्यों का बंटवारा। एक उच्च अधिकारी निम्न कार्यों में कार्यों का बंटवारा किस तरह से करता है, किस तरह से कार्यों को सुव्यवस्थित और समय पर पूरा किया जाए, कार्यों को बांटकर, टुकड़ों में बांटकर, ऐसा करके, है ना। उसी तरह बस मेन पॉइंट यही है कि एक प्रत्यायोजन का कारण ये कार्यों का बंटवारा जो समय पर पूरा हो जाए, और एक उच्च अधिकारी जो निम्न अधिकारियों के बीच में कार्यों का बंटवारा करता है। प्राचीन काल शास्त्रीय युग में उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ के सत्ता में हस्तांतरण लगाया जाता था। यह सदैव के लिए नहीं होता, केवल कार्य के समय संपादित करने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। आपका, जैसे कि मैं आपको बता दूं, इसका मेन पॉइंट जो मेन अर्थ है यही है कि आपकी अब आरपीएससी का 2nd ग्रेड का एग्जाम आने वाला है। तो क्या होगा एग्जाम के समय में, अब आपको आरपीएससी देखे जो टाइम टेबल तो जारी कर ही दिया है, अभी आपको पता है। अब क्या करेंगे, सिटी सेंटर देंगे, और फिर आपको जो कि एग्ज़ाम सेंटर देंगे। एग्ज़ाम सेंटर के बाद आपको क्या देंगे, पर एडमिट कार्ड आएंगे। वो सब एक थोड़ी ना करेगा, हर एक अधिकारी को, हर एक कर्मचारी को ऑनलाइन डाटा के रूप में सारा कार्य बंटवारा किया जाता है। हर एक स्कूलों का भी बंद होगा, हर एक सिटी को दिया जाएगा, हर एक जिले को, डिस्ट्रिक्ट आ गया आपका, तो वहाँ हर एक स्कूलों को आपका आदेश दिया जाएगा कि आपके जो स्कूल है यहाँ पर आज एग्जाम सेंटर रखा गया है। वो सारी व्यवस्थाएं, योजनाएं, वो सब आपको करनी, नियंत्रित करनी है ना। पेपर का कार्य किसको दिया जाएगा, जो अधिकारी अलग है उनको पेपर दिया जाएगा कि आपको टाइम पर पेपर पहुंचाना है। पुलिस वर्ग है उसको क्या कहा जाएगा कि आपको 9 बजे के बाद अंदर नहीं आने देना है ना। कि हर एक को कार्यों का बंटवारा करके किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा किया जाए, जैसे कि एग्जाम कंडक्ट करवाना है। इलेक्शन के समय में क्या होता है पता है आपको, जैसे कि चुनाव हो रहा है, तो चुनाव के समय में हर एक कार्य को बटा के कोई इलेक्शन कमीशन को, जैसे कि चुनाव आयोग के जो कार्य होते हैं, कोई आपको सिग्नेचर करेगा, कोई आधार कार्ड रिएक्ट करेगा, कोई बटन दबाने का कार्य करवाता है ना, कोई आपको वोटर आईडी देने का कार्य करता है, बीएलओ का कार्य अलग होता है। उसी तरह से, इस तरह से ही ये प्रत्यायोजन का मेन अर्थ है किसी विशेष उद्देश्य को लेके कार्यों का बंटवारा करके टाइम पर पूरा करवाना, किसी निश्चित उद्देश्य के लिए ही किया जाता है, ज़्यादा हमेशा नहीं होता है। जैसे एग्जाम कंडक्ट कराना, कोई भर्ती नहीं लगवाना, कोई चुनाव आयोग इलेक्शन करवाना, तो उसी समय प्रत्यायोजन होता है। मुद्दे के अनुसार उच्च अधिकारी द्वारा निम्न विशिष्ट सत्ता का हस्तांतरण प्रत्यायोजन है। टेरी के अनुसार ये आरबीएससी में दी हुई है, बाकी आपको इस बुक में नहीं मिलेगी कोई भी परिभाषा। यह एक कार्यपालिका संगठन किसी एक इकाई से दूसरों को सत्ता प्रदान करना। जॉर्ज आर टेरी इन्होंने व्यापक अर्थ में कहा कि संगठन एक इकाई की से दूसरी इकाई या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अधिकार को सौंप देना। मैंने कहा कुछ कार्य दूसरे अधिकारों को सौंप, पूरे अधिकार नहीं, सिर्फ कुछ अधिकार जो आपके कार्य को समय पर पूरा कर सके, पूरा करने में सहयोग कर सके, बस यही है। मिलेट दूसरों को अधिकार सौंपना ताकि वे व्यक्ति अपने कर्तव्य संबंधी विशिष्ट समस्याओं को सुलझाने में अपने निर्णय का प्रयोग कर सके। एफ जी मुरे उन व्यक्तियों के कार्यों का विवरण करना जिसे करने हेतु अधिकार प्रदान करना। हेमैन अधीनस्थों को निर्धारित सीमाओं की कार्य करने हेतु अधिकार प्रदान करना। निर्धारित समय सीमा भी होती है,
उस समय से निश्चित उद्देश्य होता है। मैंने कहा है मैंने अधीनस्थों के निर्वाचन कार्य करने हेतु अधिकार देना। डगलस कह रहे हैं कि अधिकार प्रदान करना, कुछ परिभाषिक क्षेत्रों में निर्णय का अधिकार, सौंपे गए कार्यों की निष्पत्ति हेतु अधीनस्थों को उत्तरदायी बनाना। यानी कि कुछ निर्णय लेना, कुछ कार्य सौंपे जाते हैं उसको उत्तरदायी बनाना और उसको प्रदान करना कुछ परिभाषित क्षेत्रों के लिए, यानी कि निश्चित उद्देश्य के लिए। टिंग्स वर्ड कुछ कार्यों को संचालन हेतु आवश्यक अधिकार या अधिक व्यक्तियों को सौंपना। एक से ज्यादा अधिक को सौंपेंगे तभी तो एग्जाम कंडक्ट होगा पूरा। शार्ट के अनुसार निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक संगठन इकाई और इकाई कर्तव्य उत्तरदायित्व की सत्ता का हस्तांतरण प्रत्यायोजन कहलाता है। मैंने कहा निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक संगठित इकाई द्वारा, जैसे कि आरबीएससी बोर्ड द्वारा, आरपीएससी द्वारा, इकाई को कर्तव्य उत्तरदायित्व सत्ता का हस्तांतरण प्रत्यायोजन कहलाता है। ये शॉर्ट ने कहा है और पूरे का पूरा टॉपिक इसके अंदर आ गया एक ही परिभाषा में। प्रत्यायोजन के कारण, आवश्यकता, महत्व, कार्यों के अतिभार के कारण को कार्यों को बढ़ना, विशेषज्ञों कार्य लिया जाना, सहयोग द्वारा परामर्श, कार्यों के विस्तार के कारण कार्यों का अधिक होना, कार्य प्रकृति में स्पष्टता, अंतर, योजना को शीघ्रता से क्रियान्वित करना, अधिकारियों उच्च अधिकारियों के संचालित कार्यों की कमी, समय की बचत, मनोबलन में जो वृद्धि है। प्रत्यायोजन के तत्व, इनमें से निश्चित प्रक्रिया होती है कि जिसमें सर्वप्रथम कार्य और कर्तव्य का हस्तांतरण किया जाता है। 3 तत्व है: कार्य, कर्तव्य, सत्ता का हस्तांतरण, उत्तरदायित्व सौंपना। ये प्रत्यायोजन की विशेषता है और मैंने ये पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ भी है। वापस से मैं आपको थोड़ा सा समझाना था। ये प्रत्यायोजन के प्रकार है: पूर्ण, आंशिक, सशस्त्र, अशस्त्र, औपचारिक, अनौपचारिक, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, स्थायी, अस्थायी, सामान्य, विशिष्ट, दिशा के आधार पर, ऊर्ध्वगामी, अधोगामी स्थिति। मैंने पूरा डिटेल से पढ़ाया हुआ, अगर पहला उनका तो देख। अब ये प्रत्यायोजन सिद्धांत कौन कौन से हैं इसके लिए देखेंगे। तो ये सिद्धांत संप्रेषण व्यवस्था अब चाहिए। प्रत्यायोजन, ये प्रत्यायोजन की सीमाएं, प्रत्यायोजन संबंधी बाधाएं कौन कौन सी, संगठनात्मक और व्यक्तिगत बाधाएं। ये संगठनात्मक बाधाएं और व्यक्तिगत बाधाएं, क्योंकि मेरे वो जो राइटिंग अच्छी नहीं है ना, इसलिए मैं आपको ये वापस से दे रही हूँ। बाकी वहाँ जो मैंने आरबीएससी की बुक से नोट्स दिया ना, वो 100% सही है। संप्रेषण व्यवस्था खुली और बाध होनी चाहिए, ये सभी देखिए। प्रत्यायोजन विकेंद्रीय में अर्थ क्या क्या है, और यहाँ से ये समन्वय। तो ये मैंने सिर्फ आपको राइटिंग अच्छी के कारण आप अपने इसके नोट्स बना सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट बार में, नेक्स्ट वीडियो में।